नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सिवान से, जहां 200 साल पुरानी विशाल भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्ति बरामद की गई है। मूर्ति मिलने के बाद इलाके में यह बात आग की तरफ फैल गई और इस मूर्ति को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मूर्ति को नीम के पेड़ के नीचे रखकर अब पूजा अर्चना करने में लोग जुट गए हैं। और ये देखिए, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो अष्टधातु की मूर्ति, कई लोग इसे साक्षात भगवान का रूप मान रहे हैं, तो कई लोग यहाँ एक भव्य मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिसकी जमीन है वो भी यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए जमीन दान देने को अब तैयार है। तो जातन तो देखतन जे धरती में माने वहाँ का मुखड़िया रहनी और पीछे के भर से माने मुँह वहाँ के पीछे के भर से वहाँ का सिलट खान लौकत रहनी है। तो हम कहनी जी हम अपना मन में विचार करतनी जी दादा चेरों के राज के सिलट अभी ले बा आ कितना सुंदर बा है न। का कहनी वहाँ के अब हम उठावे लगनी है तो हमारे से उठे ना, फिर भी कहते नहीं जे उठाइए के रखे बिन करके हम उठा लेने मैंने अपन बोल लगा के उठौनी है ना। उठा के देखतन जे खाली घोड़ा के उसी में चित्र बा है ना। तब तले वहाँ के हम खड़ा कर देनी है। खड़ा को के आ माटी जब जितना हम माटी तरह निखरत गई है तो देखो तने जे यहाँ का मूर्ति विष्णु भगवान के तो वही धन नहीं रौरा गाँव में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे यहाँ भव्य मंदिर एक बनाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब कि चेरो राज का राज था यहाँ पे, और वो सब पहले से सब ये सब है। यहाँ भवानी का भी जो है वो स्थान है, वो भी पहले से अपने से ही अवतार हुआ है। शिव का भी शिवलिंग मिला है जो अपने आप ही मिला है। हाँ, वीडियो बना दे के ओकरा बाद एकरा के ले चल के स्थापित करे के पड़ी। उतना खेत जोताई माटी कटाई लो तबे ले कटल नहीं खे, इतना दिन से ये स्थापित बा। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, इस वक्त कौतूहल के साथ साथ कोशिश किस तरह की जा रही है मूर्ति को लेकर के, क्या जानकारी सामने आ रही है? ये देखिए, पूरा मामला मैरवा प्रखंड के हनुमानगढ़ गांव की मामला है। वहां पे जो कीमती अष्टधातु की मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति बताई जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, एक खेत की खुदाई हो रही थी और कल उस खेत की जुताई करने के लिए जब ग्रामीण पहुंचे, जिसका खेत खलिहान में पहुंचा, तो कीमती अष्टधातु भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। उसके बाद ये बात इलाके में आग की तरफ फैल गई। लोग वहाँ पहुंचने लगे और मूर्ति को निकाल पूजा अर्चना करने लगे। अभी जब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उस मूर्ति को यहाँ स्थापना किया जाए और एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। वहीं जिसका खेत खलिहान, उनका भी कहना है कि अगर कोई प्रशासनिक महकमा या कोई पॉलिटिकल लोग या सरकार पहल करती है तो इस जमीन को हम दान देने के। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मूर्ति देखा जा रहा है, भगवान विष्णु की मूर्ति काफी पुराना, कई अगर ग्रामीणों की बात माने तो उनका कहना है कि करीब 200 वर्ष पुराना यह मूर्ति है। और लोग वहाँ पे साक्षात भगवान की जानते हुए पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। जो इलाके में ये कई गांव के लोग वहां पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना हाईकोर्ट में 7 न्यायिक अधिकारियों को प्रोन्नत कर जज बनाया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 7 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन और उन्हें जज बनाने की मंजूरी दे दी है। जिन न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया गया है उनके नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक पांडे, सुनील दत्त, चंद्रप्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा। और संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऋतु, 7 न्यायिक अधिकारी बनाए गए हैं जज, उन्हें प्रोन्नति के तौर पर सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया को और ज्यादा चौकस, समयपूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जाए। ऋतु, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो पटना हाईकोर्ट में 7 जजों
की नियुक्ति। और देखिए किस रूप में कि 7 न्यायिक अधिकारी जज बनाए गए हैं। 7 जजों की नियुक्ति की गई है पटना हाईकोर्ट में, जिनमें शैलेंद्र कुमार सिंह जज बनाए गए हैं, साथ ही साथ अरुण कुमार झा। बिहार में बाढ़ की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब सूबे में बाढ़ अवधि जो है 139 की जगह 153 दिनों की होगी। इससे बाढ़ पूर्व की तैयारियों को तो ताकत मिलेगी ही, बाढ़ अवधि में भी बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। प्रदेश में अब तक 15 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ अवधि हुआ करती थी, लेकिन अब इसे 15 जून के स्थान पर 1 जून से ही प्रारंभ माना जाएगा, यानी कि बाढ़ की अवधि 14 दिन बढ़ाई गई है। बुधवार से बाढ़ अवधि की विधिवत शुरुआत हो गई और इसी दिन से पूरे प्रदेश में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी जो है वो शुरू हो गए। इस दौरान मिट्टी के कार्य भी किए जाएंगे और तमाम कटाव निरोधी कार्यों की मॉनिटरिंग भी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्री ने विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बाढ़ पर फीडबैक के क्रम में ये जानकारी दी है। दरअसल पटना में गंगा नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। ये पटना के दीघा में खतरे के निशान से 7.52 मीटर नीचे हैं, जबकि गांधी घाट की अगर बात की जाए तो यहां पर 6.06 मीटर और हाथीदह में खतरे के निशान से 7.18 मीटर नीचे गंगा बह रही है। और देखिए इस खबर के मायने भी जरा समझिए। बाढ़ अवधि के आखिर मायने क्या हैं? 1 जून से बाढ़ अवधि की विधिवत शुरुआत अब हो चुकी है। अब बाढ़ अवधि 139 की जगह 153 दिनों की होगी। पहली बार 1 जून को ही नदियों का जलस्तर जारी हुआ और पहले 15 जून से 31 अक्टूबर तक ये बाढ़ अवधि हुआ करती थी, मानी जाती थी। कटिहार में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के साथ ही बिहार बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और कार्य समिति के फैसलों के मुताबिक केंद्र सरकार के काम को बिहार के घर घर और जन जन तक बीजेपी के कार्यकर्ता एक पखवाड़े के दौरान जनसंपर्क कर पहुंचाएंगे। इसे लेकर अगले 13 दिन में यानी कि 14 जून तक 4 बड़ी रैलियां प्रदेश में आयोजित होंगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद कटिहार के टाउन हॉल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी और कहा कि 7 जून को भागलपुर, 10 जून को पूर्णिया, 12 जून को गया व 14 जून को मुजफ्फरपुर में हमारी एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। सांसदों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होने के निर्देश भी दिए गए। नहीं जा रहा है। यह कार्य समिति में 2 प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक जो बिहार सरकार अपने कार्यों के तहत 18 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना, केंद्र सरकार के राशियों का सही उपयोग करना, उद्योग में नए एथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी लाना और बिहार की बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर हम केंद्र सरकार को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमेशा केंद्र का जो हिस्सा बिहार को मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा देने का काम सदैव बिहार के लिए किया है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी नेता प्रेम कुमार मणि का इस्तीफा सामने है। प्रेम कुमार मणि ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त, प्रेम कुमार मणि ने अपना इस्तीफा दिया है। लालू प्रसाद को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने छोड़ दी। आरजेडी समाचार पत्रिका के वो संपादक थे। प्रेम कुमार मणि ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव को सौंप दिया। मणि के लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप और आरजेडी को माफिया पार्टी तक बनाया गया, ये तमाम बातें मणि की तरफ से की गई। आरजेडी ने बीजेपी को मजबूत किया। लालू प्रसाद पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप भी प्रेम कुमार मणि की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है।
जातीय जनगणना बिहार में होगी, अब ये तय हो चुका है और इसके लिए फंड का प्रबंधन भी राज्य सरकार स्वयं करेगी। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए केंद्र से फंड की मांग का मुद्दा भी उठाया। चालीस में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं। 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार व्यय करे। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र का पक्ष रखा और यह साफ कहा कि जातीय जनगणना पर केंद्र का रुख बेहद साफ है, लेकिन अगर राज्य सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है तो ये उनका फैसला है। तो क्या आप लोग केंद्र सरकार से भी मदद लेंगे किसी तरीके से? नहीं, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य सरकार इसे अपने खर्च से राज्य सरकार को कराना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र ने तो बताया ही है कि राज्य चाहे तो अपना करा सकते। खबर सिवान से, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। आपके सामने वो वीडियो भी देखिए। यहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है और मारपीट के पीछे की वजह भी जान लीजिए। जजमान को लेकर के आपस में ये दो पक्ष भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर ईंट और पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये वीडियो नगर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी पंडितों के बीच हो रही है। जजमान पर हक को लेकर दोनों के बीच मारपीट की शुरुआत होती है, फिर रोड़ेबाजी, जिसके हाथ जो लग रहा है वो एक दूसरे पर चलाता हुआ। जजमान जिस पंडित के क्षेत्र में थे वहां कोई दूसरा पंडित पूजा कराने पहुंच गया। इसी को लेकर दोनों पंडित आपस में ही भिड़ गए और इसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। क्या महिला और क्या पुरुष, सभी एक दूसरे के ऊपर देखिए कैसे पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ सिवान में। तो देखिए, जिसके हाथ जो लग रहा है, कोई ईंट से, कोई डंडे से, और जजमान को लेकर कैसे दो पक्ष आपस में ही भिड़ जाते हैं। और अगली बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक पूर्व उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद रॉड से भी उस पर वार किया गया है। डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडीह तेलिया बहियार की यह घटना बताई जाती है। मृत उप मुखिया का नाम असलम अंसारी उर्फ गुड्डू था, जो डुमरी से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान 4 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 7 गोलियां चलाएंगी, जिसमें से 5 गोली उन्हें लगी है। हत्या की वजहों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पूरा ये मामला जो है वो पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर इस पूरे घटना की जानकारी मिलते ही डुमरी और पीर टांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अब छानबीन शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। जब हम पूछताछ करने लगे उसके गार्जियन से, तो बताया कि 2 व्यक्ति थे जो आकर के उसको पूछा कि क्या ये तुम्हारा घर है, तो वो बोला कि हाँ ये मेरा घर है। उसके बाद फिर पूछा कि क्या ये तुम्हारा घर, तो बोला कि हाँ ये मेरा ही घर है। उसके बाद वो 2 व्यक्ति जो थे वो ताबड़तोड़ लोग फायरिंग कर दिया। उसके बाद उसके दूर में 2 व्यक्ति और थे, जिसको ये बता रहा है कि उन लोग को हम नहीं पहचानते, लेकिन उसका भाई, जैसा कि भाई और पिताजी बता रहे कि वो लोग वर्दी में थे। वर्दी में थे? हाँ, ये नक्सली वारदात हुई। संभवतः ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अभी जाँच चल रही है। सर, असलम अंसारी उप मुखिया भी था इसमें? हाँ, ये असलम अंसारी इससे पहले
पूर्व उप मुखिया थे, उप मुखिया। अभी सर शव को कब्जे में कर लिया? हाँ, अब अभी शव को हम लोग कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और बाकी पर विधि सम्मत कार्रवाई की है। उसका भाई, जैसा कि भाई और पिताजी बता रहे थे, वो लोग वर्दी में थे। वर्दी में थे? हाँ, ये नक्सली वारदात हुई? संभवतः ऐसा कहा जा सकता है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर डबल मर्डर केस में पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है। केस में 7 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है। डबल मर्डर केस में पुलिस अब एक्टिव होती हुई 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन और अभी तक सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी हो पाई है। मंगलवार शाम को घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पुलिस ने बरामद की है। और अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की पहचान का दावा भी किया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। पूर्व विधायक के 2 भाइयों की सरेराह देखिए कैसे हत्या कर दी जाती है। 2 की संख्या में आए इन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इन दोनों को सड़क पर ही गोलियों से भून डाला। और अब एक अच्छी खबर, जी हां, किशनगंज समेत सीमांचल के लोगों के लिए कल का जो दिन था वो बेहद खास रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुछ इस तरह भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की एक कड़ी जुड़ गई। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों मंत्रियों ने दिल्ली के रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ये तीसरी ट्रेन है। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी। यह ट्रेन हाल ही में शुरू किए गए हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक से होकर गुजरेगी। पहले जो टाइम लगता था या डिस्टेंस था वो करीब 400 किलोमीटर के करीब कम होगा और 7 घंटे से ज़्यादा टाइम में सेविंग होगा। तो ये इस तरह से जो ये गाड़ी चलाई है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सेतु का काम करेगा। कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का काफ़ी कहना चाहिए क्लोजनेस होगी। फिलहाल मिताली एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। यह ट्रेन हर रविवार और बुधवार को सुबह 11:45 न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और उसी दिन देर रात 10:30 पर ढाका पहुंचेगी। और वहीं ढाका से यह ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को रात 9:30 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंट के बीच की दूरी 595 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन 9 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। इस ट्रेन को टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। लखीसराय के चानन, पीरी बाजार और कजरा के नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जिल्लत भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। कछुआ, महजन्मा समेत दर्जनों गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस इलाके के लोगों को आज भी अपनी हलक की प्यास नदी के गंदे पानी को पीकर बुझानी पड़ रही है। इन इलाके के लोगों से बातचीत की हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के नक्सल इलाके में। यह कछुआ गांव है। इस कछुआ समेत इस इलाके के दर्जनों गांव में के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांव में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल बिंद। क्या परेशानी आप लोग के साथ? परेशानी बहुत है। गांव में कुआं सूखा हुआ है, बहुत दूर से लाता है पानी।
यहाँ देख रहे हैं आप लोग इस नदी का पानी क्या है? नदी का पानी गंदा है, फिर भी पीने पड़ता है मजबूर। टंकी तो लगाया है आपके? टंकी लगाया है लेकिन पानी नहीं चालू हुआ अभी तक। परेशानी सर ये रखिन कि हमरा के पानी की दिक्कत हो कर रखिन, एगो हमरा के टंकी चाहिए। कहाँ से आप लोग पानी अभी ला के पीते हैं? नदी के पानी पिए। तो ये गंदा पानी होगा। तब की कर पानी है ये न को कुआं सूख गलो, तब जब पानी सूख गलो कुआं सूख गलो तब पीना है ये न को पियासल रहो। तो आपने सुना आज भी ये लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई बार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक शिकायत भी की, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं पे कोई पहल नहीं हो पाया है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।